Hello friends, welcome to Mrs. Baba. So current banking and financial awareness for the RBI असिस्टेंट मेंस। तो ये हम लोग ने जो सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज़ का ये फिफ्थ और लास्ट एपिसोड है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर के मंथ में क्या फाइनेंशियल और द बैंकिंग एक्टिविटी हुई है आरबीआई से रिलेटेड या किसी भी बैंकिंग एंड फिनेंशियल की जो भी करंट अपडेट्स है, डायनेमिक अपडेट्स है, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं सितंबर मंथ का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 मंथ कंप्लीट हो गया है और 4 एपिसोड में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो ये फिफ्थ एपिसोड है और फिफ्थ क्लास है और इस क्लास में जो कि कवर करेगा अक्टूबर मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। आरबीआई डिफर्स द बेसल 3 प्रोविजंस अमिड कोविड-19 अनसर्टिनिटी। ठीक है, तो आरबीआई जो है ने बेसल 3 के प्रोविजंस को आरबीआई ने बेसल 3 के प्रोविजंस को डिफ़र कर दिया है। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आरबीआई के जो दो बेसल 3 के नॉर्म्स के अगेंस्ट आरबीआई के दो कंडीशंस थे। एक सीसीबी जिसको बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर, और दूसरा एनएसएफआर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। इस दोनों को आरबीआई ने अपनी एक्टिविटी को डिले किया है, इसको आगे बढ़ा दिया है 6 मंथ के लिए। और अब ये एक्टिविटी जो कि अभी से लागू होनी थी वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो बात किया हम लोगों ने, उसमें है क्या नॉर्म्स को, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, आरबीआई ने बैंक्स को बोला था कि आप ही सारे बैंक्स को सीसीबी करना होगा, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। मतलब किसी भी स्ट्रेस के टाइम पे, बैंक पे जब स्ट्रेस आती है, बैंक के ऊपर जब नॉन परफॉर्मेंस बढ़ता है, बैंक को जब थोड़ा सा लगता है कि पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है, उस केस के लिए बैंक को उस ड्यूरेशन के लिए बैंक को रेडी रहना है। बैंक को रेडी रहने के लिए क्या होगा? बैंक को रेडी रहने के लिए इतने कैपिटल को बफर करके रखना होगा। तो ये आरबीआई ने अपने बेसल 3 के अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस आई थी बेसल 3 में। उसके हिसाब से आरबीआई का जो फाइनल ट्रेंच था, ये जो सीसीबी का फाइनल ट्रेंच था 0.625%, ये रखना था। ठीक है, इसको आरबीआई ने बैंक को थोड़ा सा रिलैक्स किया और बोला कि ठीक है, ये जो आपको कंजर्वेशन रखना था, ये फाइनल ट्रंच है, इसके पहले 2.5% टोटल रखना है एक्चुअली। तो 2.5% में से बाकी का बैंक ने जमा कर दिया है, लेकिन ये लास्ट जो स्टेज था 0.625% का, इसको आरबीआई ने बैंक को रिलैक्स किया कि ठीक है, इसको आप अभी ना रख के 1 अप्रैल 2021 तक अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन्होंने बैंक ने आरबीआई ने रिलैक्स किया। सेकंड जो एनएसएफआर था, इसमें नेट स्टेबल फंडिंग था, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। इसमें क्या होता है? आरबीआई इसमें बैंक को किसी मतलब कंडीशंस के लिए, अपने बैंक को करंट अपडेट्स के लिए, बैंक को किसी पेंडेमिक टाइम्स के लिए या किसी भी बाहरी इफेक्ट के कारण बैंक को हमेशा जो है, ये बैंक अगर परफॉर्म अच्छा नहीं करती है या बैंक ने कहीं पैसा अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाई थी वो रिफंड नहीं हुआ, उसके लिए बैंक को 100% का अमाउंट जो है अपने पास रखना रहता था। ठीक है, मतलब सेफ रखना है, स्टोर रखना है। वो भी जो है बैंक ने, आरबीआई ने अभी बैंक को रिलैक्स किया कि ठीक है, इसको अभी आप नहीं रख के इसको 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आरबीआई ने बैंक को रिलैक्सेशन दिया है। दूसरा, नाबार्ड ने लॉन्च किया है रिफाइनेंस स्कीम फॉर द वाश प्रोग्राम। वाश प्रोग्राम क्या है? वाश का मतलब है डब्ल्यू से है आपका SH, इसका मतलब कि वाटर, सैनिटाइजेशन और हाइजीन। जस्ट मिनट, नाबार्ड ने रूरल एरियाज़ में, बेसिकली रूरल एरियाज़ में रिफाइनेंस फैसिलिटी को, गवर्नमेंट के वाटर, सैनिटाइजेशन और हाइजीन प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, वाटर, सैनिटाइजेशन एंड द हाइजीन प्रोग्राम को असिस्ट करने के लिए आरबीआई ने 800 करोड़ की फंडिंग की है। नाबार्ड ने, आरबीआई नहीं, नाबार्ड ने। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो देखो, इसका एक काम का मेजर प्रोसेसिंग है रूरल डेवलपमेंट। तो इसका रूरल डेवलपमेंट में इसने इस तरीके से एक 800 करोड़ का जो है आगे जो है पैसे को जो है ट्रांसफ़र किया है। अब इसके तहत वो क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स को या किसी भी गवर्नमेंट को रूरल एरियाज़ के जो ब्लॉक्स होंगे, पंचायत होंगे, जो कमर्शियल बैंक्स होगा, जो रीजनल रूरल बैंक्स होगा, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इन सब बैंकों को पैसा दिया जाएगा कि आप इस तरीके के फैसिलिटीज़ को अवेल कराने के लिए कभी भी कोई लोन मांगे तो आप इमीडिएटली दे दो। और उसका रीपेमेंट पीरियड जो है 36 मंथ है। मतलब नाबार्ड ने किसको दिया है? नाबार्ड ने दिया है कमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक को। और रिटर्न कब करना होगा उनको? 36 मंथ के बाद। कितना अमाउंट दिया? 800 करोड़। किस प्रोग्राम के तहत? वाश प्रोग्राम के तहत। वाश प्रोग्राम में क्या क्या आता है? वाटर, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है,
ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है RTGS टू अवेलेबल 24/7 365 फ्रॉम दिसंबर 2020। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो RTGS, जो बैंकिंग की तरफ से जो RTGS की जो फैसिलिटी होती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये बेसिकली अभी क्या होता है, ये अभी सिर्फ 7 AM to 6 PM तक होता है, सिर्फ सारे वर्किंग डेज़ पे, और इसकी छुट्टी होती है सैटरडे और संडे को। जैसे कि बैंक वर्क करती है बिल्कुल वैसे ही ये भी वर्क करता है, लेकिन इसमें 7 AM to 6 PM का टाइम दिया गया है। इससे क्या होता है, कई बिजनेसमैन को 6 PM के बाद का पेमेंट करना या 7 AM से पहले पेमेंट करना, ये सब चीज़ें में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, ठीक है। और RTGS बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट के लिए होता है। इसके अलावा बैंक की एक और क्या फंक्शनलिटी, NEFT, ठीक है। तो RTGS को अभी क्या करने की बात चल रही है, RTGS को दिसंबर 2020 से ये प्लान किया गया है कि इसे पूरी 24 आवर्स 7 डेज 365, मतलब अब ये RTGS की फैसिलिटी जैसे IMPS की फैसिलिटी है वैसे हो जाएगी। कभी भी किसी भी टाइम पे आप जो है RBI जो है नोट दे दिया है इसका कि आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को आप कभी भी जो है पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। देन एग्जिम बैंक का तो हम लोग लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं, सितंबर में देखा, अगस्त में भी देखा, जुलाई में भी देखा कि एग्जिम बैंक जो है बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट दे रही है एक दूसरे कंट्री को, ठीक है। तो अभी इन्होंने जो $310 मिलियन का सपोर्ट दिया है रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे को। हम लोग मोजाम्बिक का देखे हैं, नॉर्वे का देखे हैं, और सब बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे एग्जिम बैंक ने अपने सपोर्ट्स को लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ द इंडिया एग्जिम बैंक हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ द जिम्बाब्वे, जहाँ पे $300 मिलियन का जो उन्होंने सपोर्ट दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ फिनेंशिंग रीपावरिंग ऑफ द हवांग थर्मल पावर स्टेशन। तो बेसिकली देखो, अगर आप एग्जिम बैंक जो है अभी बहुत सारे जगह पे लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है, कहीं पे रिन्यूएबल सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, कहीं पे रीपावर करने के लिए, कहीं पे थर्मल पावर स्टेशन को बढ़ाने के लिए, कहीं पे हाइड्रो पावर स्टेशन को बढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे फील्ड्स में एग्जिम बैंक का भी जो है वो आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ गया, यहीं पे आ गया, एग्जाम बैंक ने अगेन $400 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है मालदीव्स को इसके पहले भी एग्जाम बैंक ने दे दिया है लोन। यहाँ पे फिर $400 मिलियन का सपोर्ट को जो है एक्सटेंड किया है। $400 मिलियन का अमाउंट कितनी है, नियर अबाउट 3000 करोड़ के आसपास, ठीक है, मालदीव्स को दिया है। फिर RBI ने रेजेस बैंक्स एग्रीगेट एक्सपोजर लिमिट फॉर द स्मॉल बिजनेस। हाँ, यहाँ पे जो कंपनियाँ जो 50 करोड़ के टर्नओवर तक आती है, उसको RBI ने उसका जो एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर जो था उसको बढ़ा 7.5 करोड़ कर दिया है, ठीक है। पहले ये 5 करोड़ था, 5 करोड़ था। इसका मतलब RBI ने यहाँ पे उसका उस मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी, मतलब जो इस स्केल में आती है, जो 50 करोड़ तक के स्केल में आती है, उसका जो क्रेडिट फ्लो को बढ़ा दिया है। क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने से क्या होगा कि बैंकिंग जो है अब 5 से 7.5 करोड़, मतलब पहले 5 करोड़ था, अब 7.5 करोड़ का उसका रेगुलर ट्रांजेक्शन, इसको लिक्विड मनी रहेगी, मतलब इतना वो ट्रांजेक्शन फ्लो कभी भी कर सकता है, किसी भी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो 2.5 करोड़ का अगर आप देखोगे तो इन्हांसमेंट हुआ है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि 5 करोड़ तो 5 करोड़ के लोन में 2.5 करोड़ अगर देखो तो नियर अबाउट 50% का और जो है अपने वो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर API इंटीग्रेशन बिटवीन द PM स्वनिधि एंड द SBI पोर्टल लॉन्च। ये देखो API पहले क्या है, पहले API समझ लो। API एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, किसी भी एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ लिंक करने के लिए जो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट को बोलते हैं API, ठीक है। अभी क्या है, अभी क्या है, जो स्वनिधि पोर्टल है, इसको SBI पोर्टल के साथ इसको अभी स्क्रिप्ट लिख दी गई है, इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गया। इंटीग्रेशन पॉसिबल होने से फ़ायदा क्या होगा कि अब जो भी लोग लोन लेंगे, लोन सैंक्शनिंग, लोन डिसबर्समेंट, कहाँ तक लोन पहुंचा, उसमें PM आवास योजना लगा कि नहीं लगा, नैनो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे स्कीम्स को बढ़ते हैं, कैसे लोन्स बढ़ते हैं, ये अब बहुत ही ईजिली ट्रैक हो जाएगा। क्योंकि अब डायरेक्ट ये PM के जो SBI निधि, जो स्वनिधि है, और SBI पोर्टल, ये दोनों की अब API इंटीग्रेट हो गई है। अब क्या होगा, अगर SBI से अगर कोई लोन अप्लाई कर रहा है तो इमीडिएटली अपने इस पोर्टल पे जाके, स्वनिधि पोर्टल पे जाके देख सकता है कि उसका SBI का लोन का कहाँ तक प्रोसेस है, लोन के पैसे पेमेंट पहुँचा कि नहीं पहुँचा, और कैसे क्या कहते हैं, कितना डिस्बर्समेंट हो गया है, कितना टैक्स कटेगा, इस तरह की सारी फैसिलिटी उसको मिल जाएगी बहुत ईजिली। सरल जीवन बीमा फॉर द भारत, ये अब मैंडेटरी हो गया है किसी भी इंश्योरेंस की, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट इंश्योरेंस बॉडी हो, सरल जीवन बीमा हर एक इंडिविजुअल्स का कराएगी कंपनी। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैज़ कम आउट विद ए स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कॉल्ड द सरल जीवन बीमा। ये स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से ये प्रोडक्ट जो है, इसको काफ़ी जो है मैंडेटरी कर दिया जाएगा, सरल जीवन बीमा को, ठीक है।
फिर आरबीआई ने लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से बात की है कि वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट स्कीम। देखो ये क्या है, ये पूरा मसला आपको समझा देता हूँ एक बार छोटे से में। क्या है, आरबीआई ने कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा था, कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें आरबीआई ने जितने भी लोगों ने लोन लिया था, जितने भी कस्टमर ने लोन लिया था, वहाँ पर एक मोटारियम दिया था। मोटारियम दिया था मतलब बोला था कि आप जो है कुछ पीरियड के लिए 3 मंथ्स, जिसको बढ़ा के 6 मंथ कर दिया गया था बाद में, 6 मंथ्स के पीरियड तक आप जो है अगर उसका क्या कहते हैं ईएमआई देने में अगर अगर वो नहीं कैपेबल नहीं हो, तो आप इस ईएमआई को आप अपने जो लोन के जो ड्यूरेशन को है उसको 6 मंथ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे बिना ईएमआई दिए भी अपने घर के, क्योंकि बेसिक नीड से कई लोगों की जॉब रुक गई थी, कई लोगों की क्या कहते हैं ऑफिस नहीं जाने से डिडक्शन हो गया था पेमेंट का, सैलरी डिडक्शन हुआ है, कट ऑफ हुआ है सब चीज़ों में, तो उसके लिए आरबीआई ने इस तरह का फैसिलिटी दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस फैसिलिटी को जब ठीक से देखा गया तो इसमें यह समझ में आया कि वो भले अगर जो लोन जो आपने 6 मंथ को एक्सटेंड किया है, वो लोन का जो एक्सटेंशन अमाउंट था उसके लिए आपको फिर से इंटरेस्ट रेट देना था, उसके लिए फिर से इंटरेस्ट लेना था, क्योंकि आपको टोटल पीरियड बढ़ गया। जो चीज़ अभी 2020 में ख़त्म होनी थी, दिसंबर 2020 में, क्योंकि यहाँ पर लोन वेवर हो गया, यहाँ पर मोरेटोरियम मिल गया आपको 6 मंथ का, तो ये अब जून 2020 में चला गया। जून 2020 में जाने से जो लोन का जो पीरियड जो पहले सिर्फ 3 ईयर्स था, वो 3.5 ईयर्स हो गया। तो यहाँ पे जो बढ़े हुए जो ईयर्स के थे उसके लिए इंटरेस्ट रेट मांग रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बीच में दखलंदाजी की, सुप्रीम कोर्ट इसमें आकर इंटरप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोला कि जो भी आपने मोरेटोरियम दिया उस मोरेटोरियम के पीरियड का आप जो है इंटरेस्ट को वेव ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये आरबीआई ने यही इन्फॉर्मेशन को आगे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को पास की कि आप जो भी जो इंटरेस्ट का जो वेवर है इस 6 मंथ का जो बढ़े हुए मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, उसको आप नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आरबीआई ने देखो, आरबीआई यहाँ पे तो ये तो बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस है आरबीआई की। आरबीआई कोई भी बैंक अगर उसको बैंकिंग के प्रैक्टिस को नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, वायलेट करती है, तो आरबीआई एक बार वार्निंग देता है, 2 बार वार्निंग देता है, 3rd बार उस पर पेनल्टी इंपोज कर देता है। तो इस बार आरबीआई ने डीसीबी बैंक पे 22 लाख की पेनल्टी इंपोज की, क्योंकि ये बैंकिंग के नॉर्म्स को वायलेट कर रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक अलग न्यूज़, एक और एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। इंडसइंड बैंक ने फर्स्ट बैंक है जो कि आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पे काम किया, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में ज्वाइन कर गया। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि कोई ऐसी एक सिंगल विंडो, एक ऐसा विंडो जहाँ पे आप बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस, अपने सेविंग बैंक अकाउंट, आप वहीं पे ईपीएफ, वहीं पे पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ अगर आप एक पोर्टल पे कभी भी नहीं पाओगे। देखो, अगर एचडीएफसी बैंक अगर आप लोग यूज़ करते हो तो एचडीएफसी बैंक बैंकिंग प्रोसेस के लिए है, इसके म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, लोन के लिए इनका एक जो लोन है वो अलग है, एचडीएफसी लोन। ठीक है, इनका अगर आप इंश्योरेंस देखो तो एचडीएफसी इंश्योरेंस वो अलग है, एचडीबीएल करके इंश्योरेंस है, इस तरह करके डिफरेंट पोर्टल्स हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक जो है पहली ऐसी बैंक हो गई है जो कि आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पे काम कर रही है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क मतलब एक पोर्टल जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर डीबीएस इंडिया एशिया का सेफेस्ट बैंक हुआ है कंजिक्यूटिव ईयर्स में। 12 साल से लगातार डीबीएस जो है एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक है। अगर वर्ल्ड के सेफेस्ट बैंक का क्या मतलब है, सेफेस्ट बैंक का मतलब यह है कि जिनकी जो है कैपिटल बेस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स है, आपको कस्टमर रिलेशनशिप, और आप इंश्योर करते हो कि इन द केस अगर बैंक अगर ठीक अगर काम नहीं कर सकती है तो सारे कस्टमर्स को उसके पैसे वापस मिल जाए, रिफंड मिल जाए, कस्टमर्स को कभी भी लॉस ना हो। तो कस्टमर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए इस तरह की रेटिंग दी जाती है। वर्ल्ड में देखा जाए तो KfW बैंक जर्मनी की, उसको रैंक 1 मिला है। ज्यूकर कॉन्टिनेंटल बैंक स्विट्जरलैंड का, उसको रैंक 2। BNG बैंक नीदरलैंड का, उसको रैंक 3 और द DBS सिंगापुर का रैंक 4। लेकिन ये जो एशिया में अगर देखोगे, एशिया में जो DBS बैंक है इसको रैंक 1 है, सेफेस्ट बैंक है। मर्जर, अक्टूबर में क्या क्या मर्जर हुआ? अक्टूबर में देखो मर्जर हुआ, इन्फोसिस ने एक ब्लू अकाउंट ICI कंपनी को इसके एडोब इसकी फंक्शनलिटी को, मतलब इसके जो रीडिंग प्लेटफॉर्म्स होता है उसको एक्वायर किया है ब्लू अकाउंट ICI को इन्फोसिस ने। फिर बाई स्टेक्स इन द रिलायंस रिटेल में जो स्टेक खरीदा गया है उस तरीके के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि GIC ने लिया, TPG ने लिया, मुदावला ने लिया, सिल्वर लेक ने लिया, US बायआउट फर्म्स ने लिया, जनरल एटलर ने सिल्वर लेक्स को इन्वेस्टर। तो इस तरह की सारी डिटेल्स दी। ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा किसने कितना % स्टेक लिया है, बस इतना समझनी है कि रिलायंस रिटेल के स्टेक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, फिर अगला देखो लोन्स हर बार हम लोग देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जो है $500 मिलियन का लोन दी है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम को। रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम के लिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और इसमें NDB बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया है।
फिर एनडीबी बैंक ने $241 मिलियन का लोन दिया है मुंबई मेट्रो को डेवलपमेंट के लिए। फिर एडीबी बैंक ने 15 मिलियन का वो दिया हुआ है इन अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, AEPL प्राइवेट लिमिटेड को दिया है एनर्जी के फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ का लोन दिया है गोवा को टू डेवलप द इंडिया द फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क्स, सैंड ड्यून पार्क्स बनाने के लिए। ये क्वेश्चन सच्चा है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कंट्री को, किस वो स्टेट को वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ का लोन दिया है फॉर द मेकिंग द सैंड ड्यून पार्क्स। वो आंसर क्या है? गोवा। इसमें जैसलमेर, जयपुर, इस तरह के ऑप्शन होंगे, आपको सैंड ड्यून्स के नाम सबको लगेगा वो ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है। फिर आती है बैंक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? जापान बैंक ऑफ फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन बैंक्स ने $42 मिलियन का जो लोन दिया है एनटीपीसी को, और जापान बैंक ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेन से $1 मिलियन का लोन दिया है किसको? जापानीज़ कार कंपनी को, जो कि इंडिया में अब जो है इंडिया के मेक इन इंडिया कंसेप्टिव के तहत इंडिया में आएगी, इंडिया में कंपनी लॉन्च करके यहाँ पे कार बनाएगी, ठीक है। और इस अक्टूबर के मंथ में 2 कमेटी बनाई गई थी, ऑल इंडिया काउंसिल्स फॉर द टेक्निकल एजुकेशन AICTC, इसका जो हेड कर रहे हैं MS आनंद, ठीक है। ये AICTC वाला जो है कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट AICTE वाला, ठीक है। फिर रिकमेंडिंग पॉलिसी ऑन द मार्केट डेटा एक्सेस, मार्केट डेटा को एक्सेस करने के लिए माधवी पूरी बुक्स, ये इनके कमेटी को हेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अक्टूबर का देख लिया। इसके पहले आप याद करो कि कितने भी जो भी जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो भी है, आप उसको क्या करोगे, एक बार पूरा रिवीजन कर जाओगे। 22 नवंबर को या जो भी एग्जाम है RBI के, और जो भी इस तरीके के अपडेट्स आएंगे उसमें आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अपडेट के डायनामिक अपडेट्स को हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया है हर मंथ का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो गया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अब आपके इस पर क्वेश्चंस कोई बनेंगे, और इससे रिलेटेड पैरेलल ही क्वेश्चंस आपके स्टैटिक्स में मिल जाएंगे। और स्टैटिक के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक 20 फ्री वीडियोस 20 क्लासेस में कवर किया गया। 20 क्लासेस बहुत ही अच्छा क्लासेस है। आप उसको जाकर यूट्यूब के एम्बिशियस बाबा के प्लेलिस्ट पे देखकर, एम्बिशियस बाबा के प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक पोर्शन को देखकर 20 वीडियो को कंप्लीट कर लो। ये 20 वीडियोज और ये 5 वीडियोज अगर आप देख लेते हो तो आपका स्टैटिक से लेकर डायनामिक सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।